जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम विविध में वर्तमान एग्ज़ाम में विविध के पहलुओं में राष्ट्रीय प्रतीक के बढ़ते हुए महत्व को देख के एक प्रयास इस क्षेत्र में कर रहे हैं और इस क्षेत्र के प्रयास में हमने बहुत से राष्ट्रीय प्रतीकों को समेटने का प्रयास किया है और जिसकी यात्रा हम शुरू करेंगे अपने राष्ट्रगान जनगण मन से। यहाँ हम समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे और संक्षिप्त समय में बहुत सी चीज़ों को विस्तृत व्याख्या के साथ बताने का प्रयास करेंगे और इसके अलावा मेन पॉइंट के अलावा भी हम कुछ चीज़ें बताएंगे, तो आप उन्हें बहुत ध्यान से सुने और लगे तो आप उसको नोट भी कर लें। जैसे भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, नेशनल एंथीम है जनगण मन, जो कि लिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि से। ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि से लिया गया है जनगण मन। और आपका राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से। ये दोनों बंगाली लोग हैं, ये दोनों की दोनों पुस्तकें उपन्यास है। ध्यान रखना, हिंदी में कभी कभी पुस्तक के स्वरूप को पूछ लिया जाता है, हिंदी में कभी कभी पुस्तक के स्वरूप को पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखना कि गीतांजलि भी उपन्यास है और आनंद मठ भी उपन्यास है और मूलतः ये बांग्ला भाषा में है। ध्यान रखना, जनगण मन लिया गया है गीतांजलि से, रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास से, और वंदे मातरम लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ से। और एक बहुत चीज़ कॉमन इन दोनों में है कि इन दोनों को 24 जनवरी 1950 में संविधान द्वारा स्वीकृति दी गई थी। संविधान सभा द्वारा संविधान लागू होने के 2 दिन पहले इन्हें स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये हमारा राष्ट्रगान जनगण मन गीतांजलि से लिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर की उपन्यास से लिया गया, जो 52 सेकंड में गाया जाता है। अच्छा, कांग्रेस के मंच पर पहली बार 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में बिशन नारायण गर की अध्यक्षता में पहली बार गाया गया था जनगण मन। कभी कभी कांग्रेस अधिवेशन या राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि भी पूछ ली जाती है कि जनगण मन सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कब गाया गया था। तो जनगण मन सबसे पहले गाया गया था 1911 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी बिशन नारायण दर ने। और आगे याद रखना, इसी गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल साहित्य पुरस्कार प्राप्त करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये हमारा राष्ट्रगान है और ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जो लिया गया था आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास से। ठीक है, और वंदे मातरम भी जो है वो एक सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में, उसकी पृष्ठभूमि पर लिखा गया था ये पुस्तक उपन्यास आनंद मठ, उसी से लिया गया है वंदे मातरम। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे राष्ट्रीय चिन्ह पर। तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक के कहते हैं एक लघु स्तंभ लेख, सारनाथ लघु स्तंभ लेख। ध्यान रखना, अशोक ने जो अभिलेख बनवाए थे उनमें एक लघु स्तंभ लेख भी प्रकार था और सारनाथ में जो स्तंभ लेख है उसमें 4 शेर बने हुए हैं और वो चारों शेर निर्भीकता और न्याय का प्रतीक हैं। वैसे भी जंगल का राजा शेर ही होता है और एक शेर को ये कार्य सौंपा गया है कि 4 दिशाओं में 4 शेर मुंह करे हुए बैठे हुए हैं और वो 4 शेर कहते हैं चारों दिशाओं में देखते हैं, पता करते हैं कि कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा। ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो लिया गया है सारनाथ के 4 शेरों के चिन्ह से, जहाँ चारों शेर ऐसे चारों तरफ देखते रहते हैं। एक शेर ऐसे देखता रहता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। जिन शेरों को लेके अभी वर्तमान नई संसद बनने पर जब शेरों की आकृति आई तो उनके मुखाकृति को लेके विवाद हो गया कि साहब पहले के शेर तो ऐसे नहीं थे, लेकिन अब ये शेर कैसे चेंज हो गए। तो साहब ये नए भारत के शेर हैं जो दहाड़ेंगे भी और लोगों को फाड़ेंगे भी। ध्यान रखना, ये नया भारत है और नए भारत के शेर भी थोड़े से अलग होंगे। ध्यान रखना, तो यहाँ सारनाथ
के कहते हैं स्तंभ लेख से लिया गया है। अशोक सम्राट अशोक मौर्य सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ लेख से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। और इस राष्ट्रीय चिन्ह में कहते हैं स्तंभ लेख में नीचे एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां बनी हुई हैं, नीचे एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां बनी हुई हैं, और वहीं एक स्लोगन लिखा गया है जिसे भारत का राष्ट्रीय वाक्य कहते हैं और उसे कहते हैं सत्यमेव जयते। वो इसी चिन्ह में है और वो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडोक उपनिषद से। कभी कभी ये प्रश्न भी बहुत आता है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो अशोक के सारनाथ स्तंभ लेख में है और उसको लिया गया है मुंडोक उपनिषद से। मुंडोक उपनिषद से लिया गया है आपका सत्यमेव जयते। तो ये कहानी राष्ट्रीय चिन्ह की, और इसको स्वीकार किया था भारत के संविधान के साथ 26 जनवरी 1950 से। तिथि याद रखना भाइयों, 26 जनवरी 1950 से जब संविधान लागू हुआ था उसी दिन से स्वीकार किया गया था ये राष्ट्रीय चिन्ह। अब आ जाते हैं हम राष्ट्रीय ध्वज पर, जो हमारा प्यारा तिरंगा है। हमारा प्यारा तिरंगा, जिस तिरंगे में 3 रंग हैं, पिंगाली वेंकैया ने इसके कहते हैं आपके कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया था। पिंगाली वेंकैया ने इसके विचार को प्रस्तुत किया था। ये नाम भी आप याद रखें, तिरंगा भी याद रखें। सबको मालूम होगा कि इस तिरंगे में 3 रंग होते हैं। ऊपर की ओर आपका कहते हैं आपका ऊपर की ओर होता है, बीच में होता है सफ़ेद, नीचे होता है आपका हरा। ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे आपका हरा रंग होता है, और बीच में होता है नीले रंग का चक्र और जिसमें होती हैं 24 तीलियां। यहाँ भी चक्र में 24 तीलियां थी और यहाँ भी चक्र में 24 तीलियां रहेंगी। तो केसरिया, आपका सफ़ेद और हरा, ये 3 रंग रहेंगे और ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। और ये चक्र भी रहेगा और जिसमें 24 तीलियां रहेंगी। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को। इसकी तिथि को भी दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना, 22 जुलाई 1947, क्योंकि ये बहुत पहले 22 जुलाई 1947 को इसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। और कहते हैं राष्ट्रीय ध्वज कांग्रेस के मंच पर सबसे पहले फहराया गया था 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जहां अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने अर्धरात्रि में 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा पहली बार फहराया था। ये भारत में कांग्रेस के मंच पर फहराया गया था, जबकि पूरे अगर आंदोलन पर नजर डालें तो तिरंगे को फहराने का सबसे पहला सौभाग्य मिला था एक मैडम भीकाजी कामा को। उन्होंने 1907 में स्टुअर्टगार्ट जर्मनी में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था। अगर ये पूछा जाए तिरंगा पहली बार किसने फहराया, तो मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट में 1907 में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था। ध्यान रखना, भारत में पहली बार तिरंगा फहराया था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इस तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947। अब हम आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय स्मारक के रूप में, और इस राष्ट्रीय स्मारक को लेके कई लोगों को भ्रांतियां हैं। और अगर ऑप्शन में कहीं लाल किला आ गया, ऑप्शन में कहीं और चीज आ गई, लाल किले के अलावा आपका दिल्ली की कोई कहते हैं लाल किले के अलावा दिल्ली की कोई इमारत, संसद आ गया मान लो, तो आप लाल किले और संसद पे तो जाएंगे लेकिन आप इंडिया गेट पे नहीं जाएंगे, जबकि भारत का राष्ट्रीय स्मारक है इंडिया गेट और इसके वास्तुकार हैं एडविन लुटियंस। दिल्ली में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें अधिकांश के वास्तुकार एडविन लुटियंस को बोला जाता है, इसलिए लुटियंस की दिल्ली भी बोली जाती है। एडविन लुटियंस दिल्ली के वास्तुकार हैं और इंडिया गेट को बोला जाता है राष्ट्रीय स्मारक, लाल किला नहीं। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त को भाषण वहाँ से देते हैं तो राष्ट्रीय स्मारक लाल किला बन जाएगा, ये बात नहीं है। राष्ट्रीय स्मारक जो शहीदों की स्मृति में प्रथम विश्व युद्ध के बाद एडविन लुटियंस के द्वारा बनाया गया था। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय पंचांग पर। तो राष्ट्रीय पंचांग यहाँ शक संवत है। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत जो कि प्राचीन काल के शासक कनिष्क के द्वारा, कुषाण वंशी शासक कनिष्क के द्वारा 78 AD में चलाया गया था, और इस शक संवत की शुरुआत चैत मास से होती है जो अभी 22 मार्च से शुरू होगा।
22 मार्च से चैत मास से शुरुआत होती है और फागुन मास इसका अंतिम महीना होता है। ध्यान रखना, चैत मास से शुरुआत होती है और इसे हिंदू नववर्ष भी बोला जाता है। अभी कुछ दिन बाद आप हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देंगे, आप बोलेंगे गुड़ी पड़वा, हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। तो वो हिंदू नववर्ष भारत का राष्ट्रीय पंचांग, वैसे तो बहुत से संबंध है, बहुत से संबत हैं, कैलेंडर बहुत सारे हैं, लेकिन दुनिया में चलता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसा मसीह या ईसाई धर्म के अनुसार या पश्चिम के अनुसार, लेकिन भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत, जो चलाया था कनिष्क ने। और एक बहुत बड़ी मार्के की बात हम बता दें कि इसको भारत ने स्वीकार किया था आपके 22 मार्च 1957 को। इसकी डेट याद रखना, 22 मार्च 1957 को भारत ने राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को स्वीकार किया था। डेट सारी चीज़ों की लगभग जो हम बता रहे हैं उनकी ध्यान रखना, क्योंकि पूछी जाती है। 22 मार्च 1957 को इस शक संवत को भारत ने अपने राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया था। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा, यहाँ राष्ट्रीय लिखते लिखते स्पेस कम पड़ गया। राष्ट्रीय मुद्रा जिसको रुपया कहा जाता है, और इसकी कहते हैं, इसका प्रतीक जो अभी निर्धारित हुआ है, प्रतीक उसको उदय कुमार के द्वारा निर्धारित किया गया था। और राष्ट्रीय मुद्रा भारत की कहते हैं रुपया है। हालांकि इस रुपया को सबसे पहले, इस कॉन्सेप्ट को, इस नाम को लेके आए थे मध्यकाल में शेरशाह सूरी। सूरी वंश के शेरशाह सूरी ने चांदी का एक सिक्का चलाया था जिसको कहते थे रुपया। और ये रुपया इतना परफेक्ट था, इतना परिष्कृत था कि इसमें अंग्रेजों ने भी कोई छेड़छाड़ नहीं की और भारत सरकार ने भी कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो भारत की मुद्रा का नाम रखा गया रुपया। ध्यान रखना, भारत की मुद्रा रुपया है, पैसा नहीं है। नहीं तो आप ऑप्शन में पैसा देखें और रुपए को भूल जाएं। भारत की मुद्रा का नाम है रुपया। दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा है डॉलर, और अमेरिका की डॉलर जैसे ही भारत की मुद्रा का नाम है रुपया। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। ध्यान रखना आप, ये मुद्राएं कभी हम बताएंगे आपको, लेकिन भारत की मुद्रा, राष्ट्रीय मुद्रा का नाम है रुपया, जिसको उदय कुमार ने डिजाइन दिया, ये उसका सिंबल दिया, और शेरशाह सूरी पहली बार इसको लेकर आए थे। लेकिन उनने चांदी का एक सिक्का चलाया था, चांदी का एक सिक्का चलाया था जिसको बोला गया रुपया, और वो इतना परिष्कृत था कि आगे चल के भारत की मुद्रा का नाम रख दिया गया रुपया। अब आ जाते हैं हम जीव जंतुओं पर। तो राष्ट्रीय पशु बाघ, टाइगर, जिसका जूलॉजिकल नेम पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस जिसका जूलॉजिकल नेम है। और भारत में रॉयल बंगाल टाइगर किस्म को कहते हैं राष्ट्रीय पशु माना जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सौरभ गांगुली को भी क्या क्या बोलते हैं, बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर किस्म को बाघ राष्ट्रीय पशु बोला जाता है। और ध्यान रखना, ये बाघ वैसे तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। ध्यान रखना, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत और बांग्लादेश में दोनों में फैला हुआ है और समुद्र के आसपास भी है। ध्यान रखना, वहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति भी है, और उस वन का नाम एक सुंदरी नाम की लकड़ी के नाम के कारण है। सुंदरी नाम की कोई लड़की नहीं है, सुंदरी नाम की लकड़ी के कारण उस वन का नाम है सुंदरवन। आप ध्यान रखना, कभी कभी राष्ट्रीय उद्यान भी आ जाते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन कहाँ है, तो राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में, और उसके रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। वैसे भी मध्य प्रदेश का बाघों को लेके बड़ा नाम है, बाघ यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है। और इन्हीं बाघों को बचाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी 1973 में लेके आई थी द प्रोजेक्ट टाइगर। ध्यान रखना, प्रोजेक्ट टाइगर लेके आई थी, राष्ट्रीय पशु याद रखना। अच्छा, राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन राष्ट्रीय विरासत पशु है कौन, हाथी, जिसके लिए योजना 2010 से उसके संरक्षण के लिए योजना चल रही है। हालांकि हाथी को लेके एक योजना 1992 से उनके संरक्षण के लिए चल रही है। 1992 में हाथियों को बचाने के लिए योजना आई थी। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर जो मुख्यतः राजस्थान और राजस्थान से लगे क्षेत्र में पाई जाती है। मोर का जूलॉजिकल नेम पाबो क्रिस्टेसस है, जूलॉजिकल नेम पाबो क्रिस्टेसस है, और ये मोर पूरे राजस्थान में और राजस्थान से लगे मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में
मोर ही मोर हैं, इतने मोर हैं कि एक जिले का नाम मोरेना रख दिया गया, ध्यान रखना। तो पाबो क्रिस्टेसस मोर। और आप एक चीज याद रखना कि मोर में मेल सुंदर होता है, जो सुंदर सुंदर पर होते हैं वो नर के होते हैं, मादा के नहीं होते। अब आ जाते हैं हम राष्ट्रीय जलीय जीव पर, जो कि मध्य प्रदेश के पटवारी एग्जाम में पूछा गया है। वैसे भी उत्तर यूपीपीसीएस में भी आया है, क्योंकि गंगा नदी से इसका संबंध है। और 2009 में गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और तो और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे तक मनाया जाता है। डॉल्फिन को बचाने के लिए डे तक मनाया जाता है, और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर घोषित किया गया 2009 में, क्योंकि गंगा के प्रदूषण को ये खत्म करती है, ये स्तनधारी है, बच्चों को जन्म देती है, ये स्तनधारी है डॉल्फिन। और डॉल्फिन का जूलॉजिकल नेम प्लाटानिस्टा गैंगेटिका है। ध्यान रखना, हम हर चीज का जूलॉजिकल और बॉटनिकल नेम साथ में बता रहे हैं, हो सकता है ये साइंस में आपको आ जाए। तो प्लाटानिस्टा गैंगेटिका नाम है किसका? डॉल्फिन का। 2009 में इसे राष्ट्रीय जलचर घोषित किया गया था, और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन डे। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पुष्प जिसका नाम कमल है। कमल को देख के परेशान नहीं होना कि ये बीजेपी सरकार ने घोषित कर दिया, ये पहले से ही है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका नाम है नीलंबो न्यूसीफेरा। नीलंबो न्यूसीफेरा इसका नाम है, आपके बॉटनिकल नेम होगा नीलंबो न्यूसीफेरा। और कमल, ध्यान रखना, ऑप्शन में अगर गुलाब आ जाए तो परेशान नहीं होना, नहीं तो आप गुलाब को लगा दें। कमल आपका राष्ट्रीय पुष्प है। इसके बाद आ जाते हैं राष्ट्रीय फल, जिसका नाम है आम। फलों का राजा भी आम और राष्ट्रीय फल भी आम। और आम के लिए 22 जुलाई को आम दिवस भी मनाया जाता है, द मैंगो डे। 22 जुलाई को आम दिवस मनाया जाता है। आम फलों का राजा है, और भारत का राष्ट्रीय फल भी क्या है? आम है। ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रीय फल भी आम है। और आम के उत्पादन में सबसे ज़्यादा यूपी बहुत आगे है। दशहरी, लंगड़ा, कलमी, अल्फांसो। मध्य प्रदेश में तो नूरजहां आम होता है, क्योंकि नूरजहां को अच्छे लगते थे आम, इसलिए एक आम की किस्म का नाम रख दिया गया नूरजहां। ध्यान रखना, तो ये आम भारत में सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, और उसकी किस्में हमने बता दी। आम कहते हैं भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है। अब आ जाते हैं उसी से मिलते जुलते राष्ट्रीय वृक्ष। और अगर सामान्यतः पूछा जाए तो लोग नाम लेंगे पीपल का, दूसरा नाम लेंगे तुलसी का, हाँ ध्यान रखना, लेकिन भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद, जिसका नाम पाइकस बैगलस। बरगद, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसकी लटाएं लटकी होती हैं जमीन पर। और पीपल के जैसे ये भी रात में ऑक्सीजन देता है, रात में भी ऑक्सीजन देने वाला है बरगद, और इसे राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है। राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है बरगद को, पाइकस बैगलस इसका नाम है। अब कुछ और राष्ट्रीय चीजों पर चलते हैं। हमने कहा था कम समय लेंगे, लेकिन मटेरियल, सामग्री इतनी है कि वो समय थोड़ा सा लेती जा रही है। लेकिन आगे बढ़ें, भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार की अगर बात करेंगे हम, तो राष्ट्रीय पुरस्कार भारत का भारत रत्न है। सबसे बड़ा पुरस्कार अगर भारत का कोई है तो वो है भारत रत्न। और पुरस्कारों की श्रेणी को हम बता दें कि भारत रत्न से नीचे आता है पद्म विभूषण। भारत रत्न से नीचे आता पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से नीचे आता पद्म भूषण, और पद्म भूषण से नीचे आता है पद्म श्री। अगर नीचे से शुरू करें तो पद्म श्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, और फिर भारत रत्न। ये क्रम है भारत के राष्ट्रीय पुरस्कारों का। लेकिन भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न, जो भारत सरकार कभी कभी देती है, जरूरी नहीं प्रत्येक वर्ष दे। 2018 से अभी भारत रत्न नहीं दिया गया। उसके बाद भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, जो गंगोत्री से निकलती है और 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करके बंगाल की खाड़ी में जाके डूब जाती है। राष्ट्रीय नदी गंगा है, भारत में पवित्र भी है। इसके अलावा राष्ट्रीय या नेशनल रेप्टाइल, राष्ट्रीय सरीसृप, इसको भी हमने खोजा तो 2-3 जगह ये किंग कोबरा के रूप में मिला। राष्ट्रीय रेप्टाइल या नेशनल रेप्टाइल्स के रूप में किंग कोबरा मिला, किंग कोहली नहीं मिले। कोहली को भी किंग बोला जाता है, लेकिन यहाँ एक सांप की प्रजाति जो भारत में बहुत फेमस है, किंग कोबरा को नेशनल रेप्टाइल बोला जाता है। अगर हम राष्ट्रीय विदेश नीति की बात करें
तो नेहरू जी की देन है भारत की विदेश नीति, और जिसे हम गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। हमने कहा भी था, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। शीत युद्ध काल में जब भारत आज़ाद हुआ था तो साम्यवादी रूस और पूंजीवादी अमेरिका दोनों से बचते हुए भारत ने अपने आप को गुटों से निरपेक्ष कर लिया था। इसी को कहा जाता है गुट निरपेक्षता की नीति। और राष्ट्रीय नारा है श्रमेव जयते, राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, जबकि राष्ट्रीय नारा है श्रमेव जयते। तो ये कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों को हमने समेटने का, समझाने का एक सार्थक प्रयास किया है। ठीक है, ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।